साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है कि मुझे लगा इस विषय में ज़रूर कुछ बातें की जानी चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को लेकर के आई है और इन 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा इन 3 कानूनों में क्या है कि किसानों को लगातार सड़कों पर इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सरकार इन कानूनों को लाए जाने के पीछे किस प्रकार के तर्कों को दे रही है और किसानों के मन में किस प्रकार की आशंकाएं हैं, जानेंगे इस वीडियो में। साथियों, इन 3 कानूनों में सबसे पहला कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसे एपीएमसी बाईपास बिल भी कहा जा रहा है क्योंकि ये राज्य सरकारों के एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित मंडी व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। इसी अधिनियम के कुछ सेक्शंस को लेकर किसानों में सबसे अधिक रोष है। जैसे इस अधिनियम का एक सेक्शन है सेक्शन 2M। सेक्शन 2M ट्रेड एरिया को परिभाषित करता है और इस ट्रेड एरिया के दायरे में राज्य सरकारों के एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत बनी बाजार समिति द्वारा संचालित परिसर या अन्य प्रकार की संरचना को ट्रेड एरिया के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी इस ट्रेड एरिया के दायरे से मंडी व्यवस्था बाहर है। साथ ही जिन व्यक्तियों के पास पहले प्राइवेट मार्केट यार्ड्स या प्राइवेट मार्केट सब यार्ड्स को चलाने का लाइसेंस होता था, उन्हें भी इस ट्रेड एरिया के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, राज्य सरकारों के एपीएमसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज और अन्य प्रकार की संरचनाएं जो मार्केट या डीम्ड मार्केट के रूप में काम करती थी, उन्हें भी इस ट्रेड एरिया की परिभाषा के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, इस सेक्शन 2M को इस अधिनियम के सेक्शन 6 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 6 सेक्शन 2M द्वारा परिभाषित ट्रेड एरिया में किसी भी अनुसूचित कृषि उत्पाद के व्यापार के लिए किसी किसान या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या अन्य ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की मार्केट फीस से छूट प्रदान करता है। जैसे आप हाल ही में पंजाब का उदाहरण ले सकते हैं कि वर्तमान में पंजाब में जो मंडी व्यवस्था लागू है, वहाँ पर 3% मार्केट फीस, 3% रूरल डेवलपमेंट चार्ज और 2.5% कमीशन एजेंट, जिसको सामान्य भाषा में आड़तिया कहा जाता है, उसका कमीशन होता है। कुल मिलाकर के ये चार्ज 8.5% बैठता है। इन ट्रेड एरियाज में व्यापार करने पर इस प्रकार के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इनको इससे छूट प्रदान कर दी गई है इस तरह के टैक्सेस से। सरकार का इन सेक्शंस के पक्ष में ये कहना है कि मंडी व्यवस्था के बाहर ट्रेड एरियाज को बना देने से किसानों के पास अपनी फसलों का सौदा करने के अधिक विकल्प होंगे। इससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और किसानों को अपनी पैदावार का सही कीमत, सही प्राइस मिल सकेगा। साथ ही मंडी व्यवस्था के बाहर ट्रेड एरियाज में किसी भी प्रकार के टैक्स की छूट से कारोबार करने की कीमत घटेगी, जिसका अंततः फायदा किसानों और व्यापारियों दोनों को मिलेगा। अब सुनने में ये प्रोविजंस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका व्यवहार में क्या असर होगा? जैसे इन ट्रेड एरियाज में किसी भी प्रकार के टैक्स से छूट प्रदान कर दी गई है। अभी हमने पंजाब का उदाहरण लिया था कि पंजाब में मंडी में 3 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं: मार्केट फीस, रूरल डेवलपमेंट चार्ज और कमीशन एजेंट का कमीशन, जो कुल मिलाकर के 8.5% बैठता है। अब इन ट्रेड एरियाज में इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा। स्वाभाविक है कि फर्मों और कंपनियों द्वारा प्रारंभ में इस छूट का प्रयोग किसानों को उनकी फसलों का अधिक दाम देने में किया जाएगा। तो जैसे ही फसलों की बिक्री मंडी व्यवस्था के बाहर इन ट्रेड एरियाज में होनी शुरू हो जाएगी, तो समय के साथ मंडी व्यवस्था में कारोबार न होने की वजह से वो मंडियां स्वतः टूट जाएंगी। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मंडी व्यवस्था के अंतर्गत ही सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था लागू होती है। एमएसपी की इस व्यवस्था को इन ट्रेड एरियाज में लागू नहीं किया गया। ऐसा कोई भी प्रावधान इस कानून में नहीं किया गया है। इसलिए किसानों की प्रमुख डिमांड यह है कि आप एमएसपी की व्यवस्था को, ये जो ट्रेड एरियाज बनाए जा रहे हैं, इसमें भी लागू करें, या आप एमएसपी की पूरी व्यवस्था को लीगलाइज कर दीजिए, उसको कानूनी कर दीजिए, जो कि सरकार ने नहीं किया है और सरकार नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि हम मंडी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर रहे हैं। जाहिर है इस कानून के प्रावधान इस तरह से हैं कि आपको कानून में स्पेशल इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हम मंडी व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। इस कानून के प्रावधान इस तरह से हैं कि मंडी व्यवस्था अपने आप टूट जाएगी, और जैसे ही मंडी व्यवस्था टूटेगी, एमएसपी की कोई गारंटी आपको है नहीं।
यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ इन ट्रेड एरियाज में किसी भी तरह के रेगुलेशन की अनुपस्थिति को एमएसपी आधारित भंडारण व्यवस्था से पीछे हटने का ही एक कदम मानते हैं, उसका एक संकेत मानते हैं। इनका कहना है कि सरकार एमएसपी पर भंडारण नहीं करना चाहती और इसीलिए इस प्रकार की मार्केट को स्थापित कर रही है जहां किसी प्रकार का रेगुलेशन ना हो। इसे हम बिहार के उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। बिहार में सन 2006 में एपीएमसी अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में बिहार देश भर में मक्का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। देश के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 1/4 उत्पादन केवल बिहार में होता है। केंद्र सरकार द्वारा मक्का का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में 1850 रुपया है, जबकि बिहार के किसान उसी मक्के को 800-900 रुपये पर बेचने के लिए मजबूर है। इस पूरे इशू को क्रिकेट के खेल में विकेटकीपर की भूमिका के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जैसे अगर किसी टीम का विकेटकीपर अच्छा हो, फुर्तीला हो, अजाइल हो, तो बैट्समैन पर हमेशा एक दबाव बना रहेगा कि बैट्समैन ज़्यादा फ्रंट फुट पर ना खेले, ज़्यादा खुलकर ना खेले, वो खेलते हुए हमेशा सावधानी बरते। अब आप सोचिए अगर क्रिकेट के खेल में विकेटकीपर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, यानी उसकी स्टंपिंग करने या कैच लेने पर खिलाड़ी को आउट ना माना जाए, तो क्रिकेट का पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा। ठीक यही काम मंडी व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से होता है। मंडी व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से बाहर बाजार में भी विभिन्न कृषि फसलों का एक प्राइस सेट होता है, जिससे किसानों को मंडी व्यवस्था के बाहर बाजार में भी अपने फसलों का सही दाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस कानून के प्रावधानों से जब मंडी व्यवस्था समय के साथ समाप्त हो जाएंगी, तो ट्रेड एरियाज में आने वाले व्यापारी और फर्में, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, वो खुलकर खेलेंगे। यानी उनकी जो एक विकेट कीपर की भूमिका थी मंडी की, वो समाप्त हो गई है और उनके खुलकर खेलने का मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस कानून के प्रावधान कृषि क्षेत्र के कॉर्पोरेटाइजेशन की एक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। यहाँ हमें ये बात भी समझनी होगी कि वर्तमान में जो देश में कृषि नीतियाँ अपनाई जा रही है, वो व्यापक आर्थिक नीतियों का ही एक हिस्सा है, जिस पर कॉरपोरेट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो चुका है। यानी ये उसी से प्रेरित हैं। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों को फंड्स मुहैया कराते हैं और कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आते ही इनके पक्ष में नीतियां बना करके अपना धन्यवाद ज्ञापन इनको प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान में हमारे देश का जो मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल है, वो भी सत्ता में रहते हुए इस प्रकार की नीतियों को लाए जाने के पक्ष में था। यानी इस तरह की कॉर्पोरेटाइजेशन की नीति हमारे देश की नीतियों का मुख्य अंग बन चुकी है। इस कानून का एक और प्रावधान जिस पर किसानों के रिजर्वेशंस है, वो है सेक्शन 2N। सेक्शन 2N ट्रेडर को परिभाषित करता है। इसके अनुसार अंतरराज्य या अंतर्राज्य यानी एक राज्य के भीतर और 2 या 2 से अधिक राज्यों के भीतर व्यापार के माध्यम से कोई व्यक्ति खुदरा व्यापार के लिए या थोक व्यापार के लिए या कंजम्पशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए अगर किसानों के उत्पाद को खरीदता है तो वो ट्रेडर है। साथ ही इस कानून के प्रावधान ये भी कहते हैं कि कोई भी ट्रेडर जिसके पास पैन कार्ड हो, वो ट्रेड एरिया में किसानों के उत्पाद खरीद सकता है। लेकिन एपीएमसी एक्ट के अनुसार मंडी में व्यापार करने के लिए ट्रेडर को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। यानी आड़तिया को वहाँ रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना ही पड़ता है। किसानों का ये कहना है कि आड़तिया के ऊपर वे विश्वास करते हैं, क्योंकि लाइसेंस लेते वक्त आड़तिया के फाइनेंशियल स्टेटस को वेरीफाई किया जाता है। साथ ही आड़तिया के साथ उनके सामाजिक संबंध है। लेकिन नए ट्रेड एरियाज में ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स होंगे, उस पर किसान किस तरह से विश्वास करें, क्यों विश्वास करें? ये आड़तिया व्यवस्था पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत प्रभावी है। ये भी एक कारण है कि इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पंजाब और हरियाणा रहे। साथ ही इस कानून के एक और प्रावधान जिस पर किसानों की आपत्ति है, वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 विवाद के निपटारे से जुड़ा हुआ है। यदि किसान और व्यापारी के बीच कारोबार को लेकर के कोई विवाद उठ खड़ा होता है, तो वो एसडीएम के पास एप्लीकेशन फाइल करके एक पारस्परिक सहमति के आधार पर समझौते की अपील कर सकते हैं और एसडीएम इस विवाद के निपटारे के लिए एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड अपॉइंट करेगा और इस मामले को उसे रेफर कर देगा। यदि कॉन्सिलिएशन बोर्ड 30 दिनों के भीतर विवाद का निपटारा नहीं कर पाता है, तो पार्टीज पुनः एसडीएम के पास जा सकती हैं। साथ ही वो एसडीएम के किसी डिसीजन से अगर सहमत नहीं होंगे, तो वो अपील कर सकती हैं कलेक्टर को या कलेक्टर द्वारा नामित एडिशनल कलेक्टर को। किसानों का मुख्य विरोध इस बात को लेकर के है कि एसडीएम
और कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित एडिशनल कलेक्टर का निर्णय सिविल कोर्ट के समान होगा और किसानों को सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति इस कानून के अंतर्गत नहीं दी गई है। तो दोस्तों, इस कानून की खामियों के आधार पर क्या ये माना जाए कि वर्तमान एपीएमसी मंडी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं है और इसको जैसे के तैसा बने रहने देना चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों, वर्तमान मंडी व्यवस्था में कई कमियां हैं। जैसे वर्तमान में भी कई क्षेत्रों में मंडियों की मोनोपोली है और वो कम से कम कीमत पर किसानों के उत्पाद खरीदने का प्रयास करते हैं जिससे उनका मुनाफा अधिक से अधिक हो सके। आड़तिया भी किसानों से अधिक मुनाफा वसूल करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। एक डेटा स्क्रीन पर देखिए, ये पंजाब से जुड़ा हुआ है सन 2018-19 का। पंजाब में चावल के कुल उत्पादन का एमएसपी पर भंडारण 70.62% है। वहीं गेहूं का एमएसपी पर कुल भंडारण 38.75% है। इसी प्रकार के और डेटा का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि एमएसपी पर फसलों का भंडारण बहुत कम स्तर पर हो पाता है और जिन फसलों का होता है उनका भी केवल कुछ ही प्रतिशत, ये प्रतिशत भी एक राज्य से दूसरे राज्य में काफी डिफर करता है। और इस सब का अंतिम परिणाम यह होता है कि किसानों को जो उनकी फसलों का वास्तविक प्राइस मिलता है वो एमएसपी से काफी नीचे रह जाता है। तो आखिर इन समस्याओं का समाधान क्या हो? इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें बहुत कुछ ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद अपने द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों की तरफ अगर ध्यान दे ले तो इन सब समस्याओं का समाधान वहां उन सिफारिशों में मिल जाएगा। सरकार ने ही राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया था। इस किसान आयोग ने दिसंबर 2004 में अपनी पहली रिपोर्ट दी थी और कुल 5 रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। अगर सरकार राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दे और उसे लागू करने का प्रयास करे तो इन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर सुधार के कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे पहला पॉइंट यह है कि एपीएमसी मंडी सिस्टम का विस्तार किया जाए। राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार वर्तमान में हमारे देश में लगभग औसतन 435 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में एक मंडी है। मंडी 80 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में एक होनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर जो देश में लगभग 7,000 मंडियां हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर 40-41 हजार की जानी चाहिए। दूसरा सुझाव है कि जो मंडी व्यवस्था में कार्टेल्स बने हुए हैं, माफिया राज चला हुआ है, उसको समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बढ़िया जाल बिछाया जाना चाहिए। इससे किसानों के उत्पाद की परिवहन की लागत कम आएगी और उनकी विभिन्न फसलों पर बिक्री का इनपुट कॉस्ट कम होगा। राष्ट्रीय किसान आयोग ने ही अपनी सिफारिश में यह कहा कि हर स्टेट में स्टेट फार्मर्स कमीशन बनाए जाने चाहिए जो किसानों की तात्कालिक समस्याओं पर तुरंत एक्शन ले और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस सिफारिश को भी तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए हर राज्य में। साथियों, इस तरह के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, संस्थागत सुधारों से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और उनके उत्पाद का सही दाम उनको दिलाया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय किसान आयोग की उस सिफारिश को पूरा करने में मदद मिलेगी जिसके अनुसार वो किसानों की आय को सिविल सर्वेंट्स के कंपेरेबल बनाने की बात करता है। साथियों, इस कानून के अलावा, जिस पर हमने अभी इतनी विस्तृत चर्चा की है, इस कानून के अलावा 2 और कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं। उसमें से एक है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक संशोधन है जो कृषि व्यवसाय के लिए फूड स्टॉकिंग की एक फ्रीडम प्रदान करता है। और दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसे सीधी भाषा में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत किसान कृषि व्यवसाय से जुड़ी किसी फर्म, होलसेलर, एक्सपोर्टर या रिटेलर के साथ अपने किसी कृषि उत्पाद को बेचने के लिए और इस फसल को उगाने के लिए जो इनपुट कॉस्ट आएगी, जैसे बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि की कीमत इन्हीं फर्मों द्वारा वहन किए जाने के लिए समझौता कर सकता है। मोटा मोटा निष्कर्ष इन दोनों कानूनों का भी वही है कि ये दोनों कानून भी कृषि क्षेत्र और ग्रामीण संपत्ति के कॉर्पोरेटाइजेशन की एक जमीन तैयार करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंतर्गत उसके एक सेक्शन 2G में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्री कंडीशन क्वालिटी, पूर्व निर्धारित गुणवत्ता। कंपनीज द्वारा इस शब्द का आसानी से मिसयूज किया जा सकता है और तैयार फसल होने पर भी किसानों को उसकी गुणवत्ता कम बता करके फसल को खरीदने से मना किया जा सकता है। ऐसे पहले उदाहरण देखे गए हैं जहां कंपनीज ने ये काम किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए एक विवाद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये केस है अप्रैल 2019 का, जिसमें
मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको ने गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के 4 किसानों पर ये कहते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए का दावा ठोक दिया कि उन्होंने उसके द्वारा रजिस्टर्ड आलू की एक किस्म को उगाया है। चारों तरफ से किसानों के पक्ष में समर्थन आने के बाद कंपनी ने यह स्वीकार किया कि हम इस मामले को एमिकेबली सुलझाना चाहते हैं। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत किसानों पर ये मल्टीनेशनल कंपनी इतना बड़ा दावा ठोक सकती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये किसानों के प्रति कंपनियों के रवैये को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस पूरे डिस्कशन का सार यही है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए गए हैं। इसकी जगह पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के अलग ही प्रकार के प्रबंध कर दिए गए हैं। इसलिए अगर इन कानूनों को फार्मर्स एक्ट की जगह कंपनीज एक्ट कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर सरकार वास्तव में कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना चाहती है तो राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को लागू करना ही समझदारी होगा, क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि नीतियों को लिबरलाइज करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कृषि क्षेत्र में आ ही जाएगा। इसका उदाहरण हम बिहार में देख सकते हैं, जहां एपीएमसी अधिनियम को 2006 में समाप्त करने के बाद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कोई कंसिडरेबल बढ़ोतरी नहीं हुई है। उल्टा बिहार के किसान वहां पर एपीएमसी मंडियों को स्थापित करने की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इतना इम्पोर्टेंट इशू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, विशेष तौर से किसानों के पास। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर मैं आपके सामने फैक्चुअल, इंफॉर्मेटिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो ला सकूं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।